जैसे मित्रों, अब तक के भाग में आपने देखा महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में। वो 22 पुतलियाँ जो अब तक अपनी अपनी कहानी बता चुकी हैं महाराजा विक्रमादित्य के बारे में। अब यहाँ पे हमें भी देखेंगे। अब अगली पुतली अनुरोधवती, 22वीं पुतली अनुरोधवती महाराजा भोज को क्या बताती है गुण के बारे में। क्या इस गुण को जानकर महाराजा भोज सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आज इस कहानी में हम जानेंगे दोस्तों। अब तक आपने देख लिया किस तरह से महाराजा भोज को वह अद्भुत सिंहासन प्राप्त हुआ और महाराजा भोज उस पर आसीन होने जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। तो क्या आज सिंहासन पर बैठ पाएंगे? आज के भाग में देखते हैं दोस्तों। आप सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि सब लोग जानते हैं दोस्तों, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुँचाइए। सब लोग कहानी को सुने, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। चूँकि हम अपने चैनल पर अपने जितने भी प्रतापी राजा हैं, देवी हैं, देवताओं हैं, जितने भी हुए, सबके महान लोगों की कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें। जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, नहीं तो वीडियो मिस हो जाएगी। इसलिए नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों, जानते हैं आगे की कहानी में क्या बताती है अनुरोधवती पुतली क्या बताती है महाराजा विक्रमादित्य के बारे में। एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। राजा भोज एक बार फिर सिंहासन की ओर बढ़े और तभी 22वीं पुतली अनुरोधवती वहाँ पर आ गई। उसने राजा भोज से कहा कि मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद यह फैसला करना कि आप सिंहासन पर बैठने लायक हो या नहीं। इसके बाद 22वीं पुतली ने कहानी सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य कला प्रेमी थे और अच्छे कलाकारों को सम्मानित करते थे। वह अपने दरबार में मौजूद योग्य लोगों का भी बहुत सम्मान करते थे। उन्हें चापलूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राजा विक्रमादित्य के इस स्वभाव के बारे में जानकर एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके दरबार पहुंचा। उस युवक के कई शास्त्रों का ज्ञान था और हमेशा खरी बात ही बोलता था। उसका यह स्वभाव अक्सर राजाओं को पसंद नहीं आता था, जिस कारण उसे हर राजा अपने यहाँ नौकरी से निकाल देता था। बार बार नौकरी से निकाले जाने के बाद भी उसने अपनी प्रवृत्ति और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं किया। जब वह राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचा तो उस समय वहां पर संगीत का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। वह राजा के आदेश का इंतजार करने लगा। वह दरबार के दरवाजे पर खड़ा होकर संगीत सुन रहा था, जिसे सुनकर वह धीमी आवाज में बोला, दरबार में बैठे हुए लोग ना समझें, इन्हें संगीत की बिल्कुल भी समझ नहीं है। संजीदा गलत धुन बजा रहा है, फिर भी कोई उसे रोक नहीं रहा है। उसे बोलते हुए वहाँ खड़े द्वारपाल ने सुन लिया, जिससे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने युवक से कहा, महाराजा विक्रमादित्य सच्चे कला के प्रेमी हैं और वह खुद दरबार में मौजूद हैं। द्वारपाल की बात सुनकर युवक हंसा और बोला, वह कला प्रेमी हो सकते हैं लेकिन कला पारखी नहीं, क्योंकि संजीदे की गलती को वह पकड़ नहीं पा रहे हैं। युवक की बात सुनकर द्वारपाल ने कहा कि अगर उसकी बात गलत साबित हुई तो उन्हें दंड मिलेगा। इस पर युवक ने कहा कि अगर उसकी बात गलत साबित हुई तो वह हर प्रकार की सजा के लिए तैयार है। इसके बाद द्वारपाल ने युवक के बारे में विस्तार से राजा को बताया। राजा विक्रमादित्य तुरंत उस युवक को दरबार में लाने का आदेश दिया।
राजा विक्रमादित्य के सामने भी युवक ने कहा कि किसी एक संजीदे की उंगली पर चोट लगी हुई है, जिस कारण संगीत में कम है, संगीत में कम रफ नहीं है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने सभी संजीदों की अंगुलियां देखने का आदेश दिया। जांच के दौरान सच में एक वादक के अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ मिला, जिसने अंगुली पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। यह देखकर राजा ने उस युवक की बहुत प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने उस युवक से उसका परिचय पूछा और उसे अपने दरबार में नौकर रख लिया। युवक ने भी समय समय पर अपनी योग्यता का परिचय, जिससे राजा विक्रमादित्य बहुत प्रभावित हुए। जब समय मिलता वो अपना परिचय दे देता था अपनी कला से। कुछ दिनों के बाद दरबार में एक खूबसूरत नर्तकी आई। दरबार में उसके नृत्य का आयोजन किया गया। वह युवक भी दरबार में बैठा हुआ था और नृत्य को गौर से देख रहा था, पूरा गौर से। नर्तकी बहुत ही अच्छा नृत्य कर रहे थे और सभी दरबारी मोहित होकर उसके नृत्य को देख रहे थे। तभी ना जाने कहाँ से एक भंवरा आकर उसकी छाती पर बैठ गया। नर्तकी ने ना तो नृत्य रोक सकती थी और ना ही हाथों से भंवरे को हटा सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से भंगिमाएं बिगड़ जाती। ऐसे में फिर नर्तकी से चतुराई से सांप अंदर की ओर खींची तथा पूरे जोर से भंवरे को छोड़ दी। ऐसा करने में भंवरा उड़ गया। हालांकि यह घटना कोई नहीं देख सका, लेकिन उस युवक ने सब कुछ देख लिया। वह नर्तकी की तारीफ करते हुए उठा और अपने गले की मोतियों की माला उस नर्तकी के गले में डाल दी। यह देखकर सभी दरबारी हैरान हो गए। दरबार में मौजूद लोग कहने लगे कि राजा के होते हुए दरबार में किसी और का इस तरह से इनाम देना राजा का सबसे बड़ा अपमान है। युवक का यह व्यवहार राजा विक्रमादित्य को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने युवक से ऐसा करने के पीछे का कारण बताने को कहा। इस पर युवक ने भंवरे वाली सारी घटना राजा को विस्तार से बता दी। उसने कहा कि नर्तकी ने जिस तरह से सुर, लय, ताल और भंगिमा के बीच सामंजस्य रखते हुए जिस सफाई से भंवरे को उड़ाया, वह इनाम की काबिल है। जब विक्रमादित्य ने नर्तकी से पूछा तो उसने युवक की बातों का समर्थन किया। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने नर्तकी और उस युवक की बहुत तारीफ की। अब उनकी नज़र में उस युवक का महत्व और बढ़ गया। अब तो जब भी किसी भी समस्या का हल ढूंढना होता तो राजा विक्रमादित्य उसकी बातों पर जरूर गौर देते थे। ऐसे ही एक दिन दरबार में चर्चा शुरू हुई कि बुद्धि और संस्कार के बीच क्या संबंध है। दरबारियों का कहना था कि बुद्धि से ही संस्कार आते हैं, लेकिन वह युवक उनकी बातों से सहमत नहीं था। उसका कहना था संस्कार आनुवंशिक होते हैं। जब इस मुद्दे पर एक राय नहीं बने तो विक्रमादित्य ने इसका एक हल निकाला कि राजा ने नगर से दूर जंगल में एक महल बनवाया और उसमें गूंगी और बहरी नौकरानियों को रहने का आदेश दिया। साथ ही 4 नवजात शिशुओं को उन नौकरानियों की देख रेख में रखा गया। इनमें से एक शिशु राजा विक्रमादित्य का था, जबकि एक महामंत्री का और एक कोतवाल का और एक ब्राह्मण का था। जब 12 वर्ष के बाद चारों बच्चे दरबार में पेश किए गए तो राजा विक्रमादित्य ने बारी बारी से उनसे पूछा, क्या तुम ठीक हैं? चारों ने अलग अलग जवाब दिए। राजा के बेटे ने कहा, सब कुशल है। वहीं महामंत्री के बेटे ने कहा कि यह संसार नाश्वर है, जब आने वाले को जाना है तो कुशलता कैसी? कोतवाल के बेटे ने कहा कि चोर चोरी करते हैं और नाम खराब निरपराधी का होता है। ऐसी हालात में कुशलता की सोचना बेकार है। अंत में ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि जब आयु दिन ब दिन घटती जाती है, कुशलता कैसी? चारों के जवाब सुनकर उस युवक की बातों की सच्चाई सामने आ गई।
राजा का बेटा निश्चित भाव से सब कुछ कुशल मानता था और मंत्री के बेटे ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कोतवाल के बेटे ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण के बेटे ने दार्शनिक उत्तर दिए। ये सब कुछ आनुवंशिक संस्कारों के कारण हुआ, जबकि सभी का पालन पोषण एक साथ और एक तरह से हुआ। फिर भी चारों के विचारों में अपने अपने संस्कारों की तरह अंतर था। इस प्रकार सभी दरबारियों ने मान लिया कि युवक बिल्कुल सही है। इतना कहकर वैशाली पुतली वहाँ से उड़ गई और राजा भोज एक बार फिर इस सोच में पड़ गए कि क्या राजा विक्रमादित्य की तरह वह भी सच्चे और अच्छे लोगों की परख करने के काबिल हैं या नहीं। जब राजा भोज एक बार फिर सिंहासन पर बैठने लगे तो वैशाली पुतली धर्मवती वहाँ आ गई। उसने राजा भोज से कहा कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य के एक गुण के बारे में बताती हूँ। इसके बाद तेजस्वी पुतली ने कहानी सुनाना शुरू किया। तेजस्वी पुतली धर्मवती ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक दिन राजा भोज दरबार में बैठे अपने मंत्रियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। बात में मंत्रियों के बीच बहस छिड़ गई कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। इस मुद्दे को लेकर सभी मंत्री दो हिस्सों में बढ़ गए। एक गुट का मत था कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है, क्योंकि पुनर्जन्मों का कर्म ही होता है जो मनुष्य जन्म मिलता है। वही संस्कार आनुवंशिक होते हैं, जैसे राजा का बेटा राजाओं की तरह व्यवहार करता है। वहीं दूसरे गुट का मानना था कि कर्म ही सबसे ऊपर है, इसलिए अच्छे परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति भी बुरी संगत में पड़ सकते हैं। इस पर पहले गुट ने तर्क दिया कि फिर भी परिवार से मिले संस्कार कभी कष्ट नहीं होते हैं। जैसे कमल का पौधा कीचड़ में रहकर भी शुद्ध होता है, गुलाब कांटों में खिलकर भी सभी को प्रसन्न होता है, चंदन के पेड़ पर फर्फ रहते हैं फिर भी चंदन की खुशबू कम नहीं होती। दोनों गुट अपनी अपनी बात को पूर्व तर्क के साथ रख रहे थे और राजा विक्रमादित्य इस सब चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। बात को बढ़ता देख उन्होंने कहा कि वो इसका फैसला एक उदाहरण के साथ करेंगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जंगल में शेर का बच्चा पकड़कर लाया जाए। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक जंगल से शेर का नवजात बच्चा उठाकर ले आए। फिर उन्होंने एक गडेरिये को दरबार में बुलाया और उसे शेर का बच्चा देते हुए कहा कि इसे बकरी के बच्चों के साथ पालना। गडेरिये के समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा के आदेश को मानना उसके बस में नहीं था। राजा का आदेश मानना था, उसके बस में नहीं था कि वो ना करे। इसीलिए शेर के बच्चे को साथ ले गया और बकरियों के साथ पालने लगा। उसे भी भूख लगने पर बकरियों का दूध पिलाया जाता था। कुछ और बड़ा होने पर वो दूध तो पीता रहा, लेकिन हरी घास और पत्तियों की तरफ देखता भी नहीं। फिर एक दिन राजा विक्रमादित्य ने गडेरिये को महल में बुलाया और शेर के बच्चे के बारे में पूछा। गडेरिये ने बताया कि शेर का बच्चा बिल्कुल बकरियों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन हरी घास नहीं खाता है। उसने राजा से अनुरोध किया कि शेर को मांस खिलाने की अनुमति दी जाए। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उनका पालन पोषण फिर दूध पर किया जाए। गडेरिया सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि महाराज एक मांसाहारी जीव को शाकाहारी क्यों बनाना चाहते हैं। यही सोचता सोचता वह घर लौट गया। शेर का बच्चा अब काफ़ी बड़ा हो गया था। वह अब दूध के साथ कभी कभी ज़्यादा भूख लगने पर घास भी खा लेता और शाम होते ही अन्य बकरियों की तरह उसे भी बाड़े में बंद कर दिया जाता। वो भी चुपचाप बकरियों के साथ बड़े बाड़े में आराम से बैठा रहता। एक दिन जब शेर का बच्चा अन्य बकरियों के साथ हरी घास चर रहा था तो पिंजरे में बंद एक शेर को लाया गया। शेर को देखते ही सारी बकरियां डरकर भागने लगे तो शेर का बच्चा भी डरकर भाग खड़ा हुआ।
उसके बाद राजा ने गडेरियों को आदेश दिया कि अब शेर के बच्चे को अलग से रखा जाए और भूख लगने पर उसके सामने खरगोश को छोड़ा जाए। कुछ दिन अलग रहने के बाद शेर का बच्चा दूसरे जानवरों का शिकार करके खाने लगा, लेकिन गडेरिये के कहने पर तुरंत बाड़े में आराम से बंद हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें बकरियों की तरह डरने वाला स्वभाव खत्म होने लगा था। एक दिन जब फिर से उसी शेर को उसके सामने लाया गया तो वह डर कर नहीं भागा। जब उसने शेर की दहाड़ सुने तो वह भी तेज आवाज में दहाड़ा। ये सब देखने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि इंसान का व्यवहार जन्म से उसके साथ होता है और जब वह मौका मिलता है खुद से सामने आ जाता है। जैसे इस शेर को बचपन से बकरियों के साथ रखा गया, लेकिन उसे अलग करते हैं इसका असली व्यवहार सभी के सामने आ गया, जबकि उसे किसी ने नहीं सिखाया था। इसलिए मनुष्य का सम्मान भी उसी के कर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। हालांकि सभी राजा की बात से सहमत हो गए, लेकिन एक दीवान ने कहा कि राजकुल में पैदा होने वाला ही राजा होता है, वरना 7 जन्मों तक कर्म करने के बाद भी कोई राजा नहीं बनता। इस बात पर राजा विक्रमादित्य मुस्कुरा दिए। समय बीतता गया। एक दिन उनके दरबार में एक नाविक राजा को भेंट करने के लिए सुंदर फूल लेकर आया। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने पहली बार इतना सुंदर फूल देखा था। राजा ने सैनिकों को यह पता लगाने के लिए भेजा कि यह फूल कहाँ उगता है। सैनिक उस दिशा में नाव लेकर बढ़ने लगे जिस दिशा से फूल बहता हुआ आया था। बहते बहते नाव उस जगह पहुँचे जहाँ से यह फूल आया था। वहाँ का दृश्य देखकर सैनिक हैरान रह गए। वहाँ एक पेड़ से योगी उल्टा लटका हुआ था और जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जंजीरों के कारण उसके शरीर पर गहरे घाव बन गए थे। उन घाव से खून टपक रहा था, जो नदी में गिरते ही लाल रंग में फूलों में बदल जाता था। वहीं पास में कुछ साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। ये सब देखने के बाद सैनिक फूल लेकर दरबार में लौट आया और सारा किस्सा राजा को बताया। ये सब सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उस दीवान की तरफ देखा जिसने कहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। महाराज ने उस दीवान को समझाया कि उल्टा लटका योगी मैं हूँ, और वहाँ पे जो सन्यासी थे वो तुम सब दरबारी हो। ये सब मेरे पुनर्जन्म के कर्म ही हैं जो इस जन्म में राजा हूँ। अब मंत्री को राजा की बात समझ में आ गई। उसने मान लिया कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं जो हमारा अगला जन्म तय करते हैं। दोस्तों, इस तरह से 23वें पुतले की कहानी सुनाने के बाद महाराजा भोज से पूछती है, क्या आपके अंदर एक गुण विद्यमान है? अगर आपके अंदर ये गुण विद्यमान है तो आप सिंहासन पर पधार सकते हैं, सिंहासन पर बैठ सकते हैं। नहीं तो इन गुणों को सीखिए, इन गुणों का पालन करिए, फिर आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं। महाराजा भोज 2 मिनट के लिए रुकते हैं, फिर वापस राजमहल चले जाते हैं। फिर राजमहल वापस जाने के बाद रात भर उस पर विचार विमर्श करते हैं। फिर अगले दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ महाराजा भोज सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं कि 24वें पुतले करुणावती रोक देती है। रुक जाइए महाराजा भोज, अभी एक परीक्षा आपको और देनी है। क्या ये गुण आपके अंदर विद्यमान है? अगर ये गुण आपके अंदर विद्यमान है तभी आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो करुणावती क्या बताएगी गुण महाराजा विक्रमादित्य के? दोस्तों, हम अगले भाग में सुनेंगे। हर एक भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से दोस्तों जा कर के अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए ज्ञान का दान दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है।
जो जितने बड़ा अपने ज्ञान को दान देता है उसका उतने ज्ञान भी बढ़ता है और उसे उतने फल भी प्राप्त होता है। जैसे आपने कहानियों में सुना होगा, हर एक कहानी में किस तरह से दान देने से आदमी का मनोबल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, उसके सब कुछ बढ़ते हैं। तो इसलिए मित्रों, एक कहानी को दान दे दीजिए, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। सब इस कहानी से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और वो अपने भविष्य में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले भाग में करुणावती पुतली की कहानी लेकर। क्या बताएगी वह महाराजा विक्रमादित्य के बारे में। एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए राधे राधे, जय श्री राम।